ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से कंफर्म करना। है दादा। ओके, ठीक है। अच्छा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो आज जीएसटी क्लास है ना, तो जीएसटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? जीएसटी में कंटिन्यूशन जो चल रहा था उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा। मतलब कंटिन्यूशन में चल रहा था आपका जीएसटी रिटर्न। यस ना, याद होगा आप लोगों को लास्ट वीक जीएसटी रिटर्न ही कर रहा था ना हम लोग। अरे है सर। तो जीएसटी रिटर्न जो चल रहा था उसी जीएसटी रिटर्न में कुछ पार्ट अभी भी बाकी था, तो जो पार्ट बाकी था वो बाकी पार्ट में ही आप लोगों से बात करूंगा आज। और साथ में एक स्पेशल डिस्कशन भी होगा कि जैसे जीएसटी में एक सबसे फेमस सवाल है कि जीएसटी प्रैक्टिशनर कैसे बनते हैं, तो उसका भी जो प्रोसेस है, प्रोसीडियर है, उसके बारे में भी बात करूंगा। मतलब टॉपिक के अंदर ही है, तो फिर वो भी आप लोग जानोगे कि कैसे जीएसटीपी या जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर बनते हैं। और जीएसटी रिटर्न का जो पहला एरिया आप लोग कर चुके हो पार्ट 1 में, जो हम लोग कर चुके हैं, और बाकी जो एरिया है दैट इज जीएसटी रिटर्न के अंदर, जिसमें फर्स्ट रिटर्न वगैरह क्या होता है उसके बारे में कुछ चर्चा है, सेक्शन 40-44 का। तो वही सब मैटर आज का डिस्कशन से रहेगा। ठीक है, तो चलो सर थोड़ा हल्के हल्के बोलेंगे, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, थोड़ा मुझे कंफर्म कीजिएगा। हाँ, स्क्रीन, यस, क्या स्क्रीन शेयर है? है दादा। ओके सर, अगर जीएसटी रिटर्न में आप लोग अगर याद करते हो थोड़ा बहुत, तो क्या याद आता है? लास्ट वीक में क्या याद आएगा? सर याद तो बहुत कुछ आता है, बट आज क्या याद आएगा? आज ये याद आ रहा होगा सर कि किस तरह से हम लोग आउटवर्ड सप्लाईज का जो डेटा है उसको किस तरह से अपलोड कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल में जाके, किस तरह से आउटवर्ड सप्लाईज का डेटा आप मतलब अपलोड करना होता है। फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, जिसके बारे में जीएसटी ईयर 3B, जीएसटी ईयर 4 है, फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39, ये सब चर्चा मैंने लास्ट क्लास में किया था आप लोगों के साथ। जीएसटी ईयर 5, ठीक है, ये जीएसटी ईयर 3B 4, जीएसटी ईयर 5 याद आ रहा है क्या? अरे है सर। थैंक यू सर। जीएसटी रिटर्न में हम लोगों ने ये सब चर्चा लास्ट वीक में किया था, 3B में, 4 में, 5 में। नोट्स भी मैंने शायद शेयर कर दिया था। ऐसा कोई है क्या जिसको नोट्स नहीं मिला तो मुझे बताना। ठीक है, तो आज क्या बताएंगे सर? आज अदर रिटर्न्स में बात करेंगे। ठीक है, ऐसे इसका भी मैं थोड़ा बहुत बात किया था, पर थोड़ा आज डिटेल्स में बात करना है कि अदर रिटर्न्स क्या होता है। फर्स्ट रिटर्न उसके अंदर आता है, एनुअल रिटर्न जीएसटी ईयर 9 के तहत होता है, फाइनल रिटर्न जीएसटी ईयर 10 के तहत होता है, एंड जीएसटी ईयर 11। तो ये जीएसटी ईयर 9, 10, 11 ये सब कब ज़रूरत होता है, इसका भी आज आपको पता चलेगा। और साथ में आपको ये भी पता चलेगा आज कि डिफ़ॉल्ट और डिले इन फर्निशिंग रिटर्न, अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो या कुछ डिले करते हो रिटर्न फाइल करने में, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, नोटिस क्यों दिया जाएगा आपको। ठीक है, नोटिस टू रिटर्न डिफ़ॉल्टर्स, एंड अगर ज़्यादा लेट करोगे तो फाइन भी भरना पड़ता है। इसके बारे में लास्ट वीक थोड़ा बहुत चर्चा हुआ था, लेकिन आज थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। एंड ऑब्वियस लास्ट में ये भी चर्चा होना ज़रूरी है सर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स। ये जो आप लोग मार्केट में देखते हो ना सर, बहुत मार्केट में डिमांड है जीएसटी प्रैक्टिशनर्स का। तो ये जीएसटी प्रैक्टिशनर्स बनने का रास्ता क्या है, मतलब व्हाट इज द प्रोसेस, एंड हाउ टू बिकम ए जीएसटी प्रैक्टिशनर। कौन कौन बन सकता है जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, कौन सा एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, CA छोड़ के। CA तो है ही सर, बट इसके अलावा आपको इसके साथ साथ एक अलग एग्जाम भी देना होता है। मैं वो भी बताऊंगा कि प्रैक्टिसिंग जीएसटी प्रैक्टिशनर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स में आप लोगों ने देखा था कि टैक्स प्रिपेयरर बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको अलग से जीएसटी के लिए एग्जाम भी देना पड़ता है। कब, क्या, कहाँ, किस तरह से, सब बताएंगे। वेट करना सर थोड़ा पेशेंस के साथ, जैसे आप लोग हमेशा रहते हो, पेशेंस की तो कोई कमी नहीं है। ओके चलो, तो जो बाकी हिस्सा है उसमें चलो बात कर ही लेते हैं। एग्जाम्पल्स भी हम लोग लास्ट वीक में पढ़े थे काफ़ी सारा एग्जाम्पल्स पढ़े थे इम्पॉर्टेंट। अच्छा, हार्मोनाइज्ड
सिस्टम नोमेनक्लेचर, इसके बारे में बात हुआ था, है ना, HSN। है दादा। ये सब चर्चा हुआ था अप टू दिस GSTR 5 तक तो पूरा हो गया था। फिर 2 क्वेश्चंस भी किए थे। चलो सर, आखिर आ गए हम लोग अदर रिटर्न्स पे, है ना। सबको मेरा आवाज तो क्लियरली आ रहा है ना सर? तो देखो अदर रिटर्न्स में सबसे पहले रिटर्न्स के बारे में बात किया जा रहा है सर, फर्स्ट रिटर्न। पॉइंट टू बी नोटेड सर, अदर रिटर्न्स में फर्स्ट रिटर्न क्या है? फर्स्ट मतलब ऑब्वियसली आपको समझ आ ही रहा होगा सर कि पहला रिटर्न को अदर रिटर्न के अंदर रखा जा रहा है सर। व्हाट इज दिस फर्स्ट रिटर्न? सेक्शन 40 ऑफ द CGST एक्ट में इसके बारे में कहा गया है। लेकिन क्या है ये फर्स्ट रिटर्न? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सर। फर्स्ट रिटर्न, इसमें आपको एक बक्सा दिख रहा है सर फर्स्ट रिटर्न का? हेलो, फर्स्ट रिटर्न का ये बॉक्स दिख रहा है सबको? है दादा। ओके, तो ये बॉक्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो तो क्या बोलता है, कहता है कि डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज आफ्टर बिकमिंग लायबल टू रजिस्ट्रेशंस बट बिफोर ग्रांट ऑफ द सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशंस। एंड उसके बाद दूसरा पॉइंट बता रहा है कि डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड इन फर्स्ट टैक्स पीरियड आफ्टर ग्रांट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशंस। सर ये एक स्पेशल सिचुएशंस है। ये सिचुएशंस कब क्रिएट होता है जानते हो? फर्स्ट रिटर्न वाला सिचुएशंस। ये फर्स्ट रिटर्न वाला सिचुएशंस तब क्रिएट होता है जब आप GST के लिए लायबल हो जाते हो पर आपका GST रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता है। बट इसके बीच में सपोज आप GST में रजिस्टर्ड नहीं थे, आप एक ऐसे बिजनेसमैन हो जो GST रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं करता है, लेकिन आपका टर्नओवर GST रजिस्ट्रेशन पे आ गया, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है GST रजिस्ट्रेशन कब किसको कहाँ करना पड़ता है, टर्नओवर का पूरा लिमिटेशन सब कुछ हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में करके आए हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल है कि GST रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे ही आप लायबल हो जाते हो, अब GST रजिस्ट्रेशन के लिए आप लायबल हो गए, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर GST का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बीच में क्या आप ट्रांजैक्शंस नहीं करोगे? हाँ सर, मानो कि आप इतना दिन तक जो बिजनेस कर रहे थे आपका कोई GST रजिस्ट्रेशन नहीं था, इवन आप अलाउड मतलब GST रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जरूरत भी नहीं था, बट अभी आपका जो टर्नओवर है वो GST रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी हो रहा है। अब ऐसे सिचुएशंस में आप GST के लिए अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के संगे संग तो नहीं मिलता, एक टाइम पीरियड लगता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता का टाइम पीरियड लगता है। उसके लिए पूरा एक फ्लो चार्ट पढ़ के रखे थे सर, किस तरह से पूरा GST का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। आई होप याद होगा आप लोगों को। नाउ पॉइंट इज दैट इसके बीच में अगर आप किसी भी तरह का आउटवर्ड सप्लाईज करते हो, आउटवर्ड सप्लाई मतलब बेसिकली जो सेल करते हो उसका डिटेल्स या फिर उसका अगर कुछ ITC वगैरह हो तो क्या वो अवेल हो सकता है सर? ये GST रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हो तो उसके बीच का जो टाइम है, मतलब जिस दिन आप लायबल बनते हो GST रजिस्ट्रेशन के लिए और GST रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपको जब तक नहीं मिलता, इसके बीच में क्या होगा? आपको सब समझ में आ रहा है सर सिचुएशन? हेलो सर, है दादा। सबको आ रहा है ना बात? ये एक स्पेशल सिचुएशन है, आपको मैं थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। देखो इतना हड़बड़ काहे करना है, थोड़ा डिटेल्स में ही देख लेते हैं। When a person becomes liable to registration after his turnover crosses the threshold limit, ऐसे आप लोगों को पता है ना 10 लाख का 20 लाख का टर्नओवर लिमिट होता है, नॉर्थ ईस्ट के लिए तो अलग होता है, दूसरा स्टेट्स के लिए भी कुछ अलग है और बाकी स्टेट्स के लिए कुछ है। इसका पूरा रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स बता के रखा है, तो हो सके तो एक बार रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स फिर से पढ़ सको आप लोग। तो when a person becomes liable to registration after his turnover crosses threshold limit, he may apply for registration within 30 days of so becoming liable, है ना सर। जैसे ही आपका थ्रेशोल्ड लिमिट किसका, सेल का, टर्नओवर का, अगर आपका टर्नओवर का लिमिट क्रॉस कर जाता है तो आपको GST में रजिस्टर करना पड़ेगा। ये सर नो सर, अगर आपका टर्नओवर क्रॉस कर जाता है बिजनेस का, गुड्स हो या सर्विस, तो आपको GST में रजिस्टर करना पड़ेगा। ये सर नो? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। तो ही में अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज अब सो बिकमिंग लायबल, 30 दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। दस देयर माइट बी ए टाइम लैग बिटवीन ए पर्सन बिकमिंग लायबल, एक टाइम लैग हो जाता है
जिस दिन आप लायबल हो जाते हो टू रजिस्ट्रेशन, एंड उसके बाद आपको गवर्नमेंट में अप्लाई करने के बाद गवर्नमेंट आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा। सर कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं? सर उसके लिए आपको gst.government.in में जाना है और रजिस्टर नाउ दिखाई दे रहा है सर, ये जीएसटी पोर्टल है। मैं जीएसटी पोर्टल में गया, अगर चाहो तो आप सर्विस में जा सकते हो, वहां पर जाके आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जा सकते हो। दिखाई दे रहा है? हेलो, पहले भी दिखाया था, फिर से दिखा रहा हूँ। हाँ सर, फिर आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, फिर आपको एक टेम्पोररी रेफरेंस नंबर मिलता है, ये सब चर्चा हुआ था ना पहले भी, क्या रे? है दादा। थोड़ा बहुत कम ज्यादा याद तो जरूर आएगा। ओके, तो पॉइंट क्या हो रहा है अल्टीमेटली, 30 दिन के अंदर आपको लायबल हो जाते हो, और लायबिलिटीज आपका जैसे जीएसटी लायबल आप बन जाते हो, और जीएसटी सर्टिफिकेशंस का जो ग्रांट जब तक आपको गवर्नमेंट नहीं करता, इसके बीच का जो टाइम लगे, तो ड्यूरिंग ए इंटरवीनिंग पीरियड, ये जो बीच का टाइम है, सच पर्सन्स माइट हैव मेड द आउटवर्ड सप्लाईज, इसके बीच में भी आपको बिजनेस करने में थोड़ी ना कोई रोकेगा। कौन अपना रोजी रोटी बंद करके रखेगा सर? रोजी रोटी तो कोई बंद नहीं करना चाहेगा, है ना? जब तक उसको बैठे बैठे खाने का सिचुएशन ना मिले, कोई भी मेहनती इंसान अपना बिजनेस तो बंद नहीं करेगा। तो वो क्या सेल करना, बिजनेस करना बंद कर देगा? वो बोलेगा कि भाई जब तक मेरा जीएसटी सर्टिफिकेशन नहीं मिलता मैं सेल नहीं करूंगा? अरे क्या कोई ऐसा बोल सकता है क्या कि जब तक मेरा न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता तब तक मैं बिजनेस में सेल नहीं करूंगा? क्या ऐसा बोलेगा कोई? क्या लगता है आप लोगों को? हाँ सर, ऐसा बोलेगा कि फिर वो सेल करेगा? क्या लगता है? अरे बोलो, ये जो इंटरवेनिंग पीरियड है, क्या कोई बिजनेस में सेल करना बंद करके रखेगा क्या? ना। ऑब्वियसली ना। तो ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग पीरियड सच पर्सन माइट हैव मेड द आउटवर्ड सप्लाईज, दैट इज आफ्टर बिकमिंग लायबल टू रजिस्ट्रेशन बट बिफोर ग्रांट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब से उसका लायबिलिटी बनता है रजिस्ट्रेशन के लिए, और मतलब जब तक उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल नहीं जाता। नाउ इन ऑर्डर टू enable such registered persons to declare the taxable supplies made by him for the period between the date on which he become liable to registration till the date on which registration has been granted, so that ITC can be availed by the recipient on such supplies. Firstly, इसमें क्या होता है, the registered person may issue a revised tax invoice. Registered persons may be tax invoice revise कर सकते हैं against the invoice already issued during said period within 1 month from the date of issuance of certificate of registration. ये सब के बारे में, ये जो revised के बारे में हम लोग टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट एंड ई वेबल वाला चैप्टर में पढ़ चुके हैं सर। फर्दर सेक्शन 40 प्रोवाइड्स दैट रजिस्टर्ड पर्सन सेल्फ डिक्लेयर हिज आउटवर्ड सप्लाईज। जो रजिस्टर्ड जीएसटी पर्सन होगा ना, वो अपना आउटवर्ड सप्लाईज का डेटा डिक्लेयर करेगा ड्यूरिंग उसी टाइम पे। फर्स्ट रिटर्न, जब वो उसका फर्स्ट रिटर्न फर्निश होगा रजिस्ट्रेशन के बाद, आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर से उसको करना पड़ेगा। द फॉर्मेट ऑफ रिटर्न इज द सेम एज दैट ऑफ रेगुलर रिटर्न। जो रेगुलर रिटर्न में जैसे होते हैं सेम टू सेम फॉर्मेट में। अब यहीं पर खेल है सर, यहीं पर खेल है। तो आई होप कि अल्टीमेटली आपको बॉक्स समझ में आ रहा है। ये बॉक्स आपका फर्स्ट रिटर्न का बॉक्स है। फर्स्ट रिटर्न इन द सेंस डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज आफ्टर बिकमिंग लायबल टू रजिस्ट्रेशन बट बिफोर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसका डिटेल्स आपको यहाँ देना होगा। और फिर जैसे ही आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड इन फर्स्ट टैक्स पीरियड आफ्टर ग्रांट ऑफ द सर्टिफिकेशन पीरियड, सेम बॉक्स में ही आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन का फाइनल ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेशन मिलने से पहले का, और एक सर्टिफिकेशन मिलने के बाद का, दोनों आपका फर्स्ट रिटर्न को ही डिनोट करता है। आई होप कि समझ में आ रहा है सर, फर्स्ट रिटर्न किसको बोलते हैं? अरे समझ में आया सबको? सेक्शन 40 फर्स्ट रिटर्न के बारे में क्या कहा है? हाँ सर, व्हाट इज फर्स्ट रिटर्न? क्लियर है ना सबको? बोलो सर, कोई डाउट हो तो पूछ लो, किसी को भी। अरे क्लियर है? रोशनी ने हाँ बोला, चौथा ज्योति। सर हाँ बोलो सर। फर्स्ट रिटर्न मतलब रजिस्ट्रेशन के पहले जो सेल किया उससे रिलेटेड? हाँ, रजिस्ट्रेशन से पहले जो सेल किया उससे रिलेटेड, या फिर रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद भी जो सेल हुआ है उससे रिलेटेड। मतलब बेसिक कहने का बात यह है कि आपका लाइबिलिटीज तो क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जैसे ही आपका थ्रेशोल्ड लिमिट आ जाता है, लेकिन मानो कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया, आपको जीएसटी तो भरना पड़ेगा बिकॉज आपका लिमिट क्रॉस हो गया है, बट अभी तक आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। तो आप थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जैसे ही हो गया, आपको जीएसटी रिटर्न में जो भी आउटवर्ड सप्लाईज आपने किया है उसका तो हिसाब आपको देना पड़ेगा।
ठीक है, उसका जो भी हिसाब है वो तो आपको देना पड़ेगा। बट क्या अभी भी आपको सर्टिफिकेट मिला है? नहीं, अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो पहले आप उसका डिटेल्स दे दो कि वो जो बीच पीरियड में, मतलब मिड पीरियड में, मतलब सर्टिफिकेट मिलना और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का लाइबिलिटीज के बीच में जो गैप है, वो वाला जो भी पीरियड में सेल होगा उसको डिटेल्स दे दो। और उसके बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाए, उसके बाद उस टाइम पे जितना सेल हुआ था वो फिर से एक बार दे दो, तो वो मैच कर जाएगा, बिकॉज वो दोनों फास्ट रिटर्न को ही मैच करता है। सिंपल बात है, एक सर्टिफिकेट मिलने से पहले वाला और एक सर्टिफिकेट मिलने के बाद, दोनों एक ही पॉइंट को डिनोट कर रहा है। और सर्टिफिकेट मिलने के बाद तो आप फिर से नॉर्मल तो रिटर्न आप फाइल करोगे ही, है ना। सर्टिफिकेट के बाद भी तो आपका सेल होगा, वो भी तो आएगा, लेकिन अगर बीच में कुछ करोगे तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सर्टिफिकेट मिलने के बाद तो आप फाइल करोगे ही सर, वो तो आपको करना ही है। जैसे ही आपका थ्रेशोल्ड लिमिट निकल जाएगा, आपको तो भरना ही है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, मतलब जीएसटी रिटर्न। लेकिन अगर आप उस बीच पीरियड में, मतलब मिड पीरियड में अगर कुछ करते हो, तो वो भी आपका फर्स्ट रिटर्न कहलाएगा। मिड पीरियड मतलब समझ में आया? जीएसटी सर्टिफिकेशन मिलना और उसके साथ साथ आपका जीएसटी लाइबिलिटी जिस दिन से क्रिएट हो रहा है। से फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे सोच सकते हो ना कि आपका जीएसटी लाइबिलिटी सपोज मानो आज से ऐसा हुआ कि आज का जो डेट है 19 अगस्त, 19 अगस्त में आपका जीएसटी लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इससे पहले आपका जीएसटी लाइबिलिटी नहीं होता था। आज के डेट से आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस हो गया है। अब आज के डेट से लेके आपको जीएसटी के लिए अप्लाई करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो क्या आपको अभी सर्टिफिकेट मिल जाएगा? थोड़ा टाइम लगेगा। से फॉर एग्जांपल 1 वीक, 7 डेज, 10 डेज का जो भी एक रीजनेबल टाइम लगता है। तो 19 अगस्त से लेके सपोज 25 अगस्त में जाके आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसके बीच में आपका जो सेल होगा, इसके बीच में आपका जो सेल होगा वो भी आपका फर्स्ट रिटर्न के अंदर आ जाना चाहिए। आपको बात समझ में आया सर? हाँ ज्योति बोलो। 25 अगस्त में तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया और आप जीएसटी मतलब रजिस्टर्ड तो बन ही गए हो। उसके बाद जो भी करोगे वो भी फर्स्ट रिटर्न तो आएगा ही। लेकिन अगर इस मिड पीरियड में कुछ भी होता है, इन द मीन टाइम, ओके, इसके बीच में, इन बिटवीन अगर कुछ होता है सेल वगैरह, उसका भी डिटेल्स आपका फर्स्ट रिटर्न का पार्ट माना जाएगा। आई होप कि नाउ क्लियर टोटली। मैं अभी तक डेट का एग्जाम्पल नहीं ले रहा था, है ना। यस सर। तो एनुअल रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं सर। तो ये था फर्स्ट रिटर्न जो सेक्शन 40 कहता है सर, एंड एनुअल रिटर्न सेक्शन 44 के इसके बारे में कहते हैं सर, जिसके बारे में विद रूल 80 ऑफ सीजीएसटी रूल में भी कहा गया है। सेक्शन 44 के साथ साथ रूल 80 ऑफ सीजीएसटी रूल। हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश एनुअल रिटर्न? किसको एनुअल रिटर्न भरना है, एंड व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर दिस, एंड उसका ड्यू डेट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल रजिस्टर्ड पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल एन एनुअल रिटर्न। सारे के सारे रजिस्टर्ड पर्सन्स जो भी है उसको तो एनुअल रिटर्न भरना ही है। हाउएवर फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द एनुअल रिटर्न। कुछ लोग हैं जिन्हें करने का जरूरत नहीं है, जैसे कि अगर आप कैजुअल वाले हो, ठीक है, मतलब कभी कभी बिजनेस होता है, कभी कभी नहीं होता है, या फिर आप नॉर्मली डोमेस्टिक में हो, मतलब इंट्रा स्टेट करते हो, इंटर स्टेट नहीं करते। तो जब आप किसी कारण से इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करोगे या किसी दूसरे स्टेट में जाके बिजनेस करोगे, तब आप कैजुअल बन जाओगे, तो आपको जरूरत नहीं है एनुअल रिटर्न का। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उनको भी जरूरत नहीं है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, मतलब जो हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस के कॉन्सेप्ट में काम करते हैं सर, हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस के कॉन्सेप्ट में जो लोग काम करते हैं, मतलब बेसिकली हेड ऑफिस जो है ना, उनको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। मतलब वो क्या करता है, ब्रांच के बिहाफ में काम करता है और आईटीसी भी ब्रांच के बिहाफ में कलेक्ट करके फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर या आईएसडी। मैं इसके बारे में फिर से कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, इसका पूरा डिटेल्स चर्चा है, बेसिक्स ऑफ जीएसटी में चर्चा होगा इसका। इतना समझ लो कि जो हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस के बीच में आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच के बिहाफ में कलेक्ट कर लेता है और बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड, they are called input service distributor. And person authorized to deduct tax are collected at source under section 51 52. इनको एनुअल रिटर्न फाइल करने का जरूरत नहीं है। बाकी जो भी रजिस्टर्ड है सभी को एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और एक इंसान है सर, और एक तरह का पर्सन है जिनको एनुअल रिटर्न फाइल करने का जरूरत नहीं है,
पर्सन सप्लाइंग OIDAR। सर कौन है ये OIDAR? इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बोला था, ऑर्डर या OIDAR। कौन होते ये लोग? सर्विस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया। OIDAR का फुल फॉर्म किसी को याद है सर? OIDAR, एनीवन सर? लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में बोला था आप लोगों को। कौन लगता है ये OIDAR वाले? चलो देखते हैं OIDAR। जरा ग्लोबली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करे डाटा माध्यम में। वेरी गुड सर। इसका फुल फॉर्म है सर कुछ ऐसा, CBIC के साइड में ही बताया जा रहा है सर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स का एंड कस्टम्स का। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, ये OIDAR के बारे में डिटेल्स बताते हैं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इधर जाके OIDAR के बारे में जान सकते हो। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, जो नॉर्मली आउट ऑफ GST जोन में होते हैं, मतलब इंडिया के अंदर नहीं होता। बेसिकली किसी बाहर स्टेट्स में, कोई बाहर की कंट्री में बैठ के आपको ऑनलाइन में कोई सर्विस दे रहा है, ठीक है, आपको या तो सर्विस दे रहा है या तो डेटा रिट्रीव करने का सर्विस दे रहा है, इस तरह का लोगों के बारे में कहा जा रहा है सर, ठीक है, जिसके बारे में GST के अंदर काफ़ी अच्छे से बताया गया है। हो सके तो आप ये CBIC के साइड में जाके इसको डिटेल्स में निकाल के थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ सकते हो सर, ठीक है। ये देखो, सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर एंड अपडेटिंग देयर ऑफ। सॉफ्टवेयर सप्लाई करता है या स्विच सॉफ्टवेयर अपडेट करवाता है, जैसे विंडोज। हाँ सर, हो सकता है ना विंडोज का जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट का, वो इंडिया में बाहर बैठ के भी कर सकता है। हो सकता है उसका इंडिया में कोई ऑफिस नहीं हो, है ना। ऐसे तो विंडोज का इंडिया में ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट का, बट ऐसे बहुत सारा चीजें होता है ना जो आपका सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देता है। देखो, एक्सेसिंग और डाउनलोडिंग दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? थोड़ा बड़ा करता हूँ, देखो क्या रे, दिख रहा है कि नहीं? हेलो, software to block banner adverts, otherwise known as banner blockers, download drivers that interfaces computers with peripheral equipment, online automated installation of filters on websites, online automated installation of firewalls, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा सर्विसेज होता है जो OIDAR के अंदर आता है, ठीक है, OIDAR के अंदर आता है ऑनलाइन, ठीक है। इस तरह का जो सर्विस प्रोवाइडर होता है सर, इनको ज़रूरी नहीं है एनुअल रिटर्न फाइल करने का, ठीक है, बिकॉज इनके केस में जो GST सप्लायर जो बेसिकली रिसिपेंट है, वो RCM के बेसिस में इंडिया में उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल, हो सके तो ये वाला मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब एक बार ये CBIC के साइड से ही मिला मुझे, आपके सामने ही मिला, तो आप थोड़ा इसको ज़रूर थोड़ा ज़्यादा गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। GST रिलेटेड ज़्यादा जानकारी और चाहिए, इंस्टीट्यूट की किताब के बाहर और अपडेट चाहिए, ठीक है, इंस्टीट्यूट की किताब से पहले आप अपडेटेड हो जाओगे, ठीक है, उसके लिए आप CBIC के साइड में, ठीक है, नासिन के साइड में जाके भी अपडेट ले सकते हो। मैं बताऊंगा, सब चीज़ बताऊंगा। अच्छा, पर्सन सप्लाइंग OIDAR सर्विस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया, ओके। तो इनको एनुअल रिटर्न सबमिट करने का जरूरत नहीं है, बाकी हर एक रजिस्टर्ड को जरूरत है। एनुअल रिटर्न फॉर ए फाइनेंशियल ईयर नीड्स टू बी फाइल्ड बाय, कब कितने तारीख के अंदर करना होगा? सपोज मानो लास्ट ईयर का है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है, तो इस फाइनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर, बेसिकली इसको ऐसे कहते हैं सर, एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर नीड्स टू बी फाइल्ड बाय 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर के अंदर आपको एनुअल रिटर्न फाइल कर देना चाहिए, ठीक है। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न में भी एक्सटेंडेड, अच्छा, जरूरत पड़ने से ये 31 दिसंबर को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, जैसे कोरोना सिचुएशंस में भी किया है, ठीक है। कौन कर सकता है सर? बाय द कमिश्नर ऑफ द स्टेट्स ऑफ GST, कमिश्नर ऑफ UT GST फॉर ए क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्संस बाय वे ऑफ नोटिफिकेशंस, किसी पर्टिकुलर क्लास को, ठीक है भाई, इस लोगों को लिए, सबके लिए ना भी कर सकता है। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 shall also furnish electronically a copy of audited annual accounts, जिसका अकाउंट्स ऑडिट होता है, आप लोग जानते हो। सर्टिफाइड रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, अगर कुछ भी रिकॉन्सिलिएशन होता है तो उसका रिकॉन्साइल का मतलब क्या? रेक्टिफाई करना, है ना। आप लोग जानते हो रिकॉन्सिलिएशन में क्या होता है, एरर को रेक्टिफाई किया जाता है। Certified reconciliation statement in the prescribed form along with the annual return. Reconciliation statement reconciling the value of supplies declared, जो भी valuation है उसको भी reconcile किया है, तो return furnished of the financial year with the audited annual financial statement and such other particular as may be prescribed. आप लोग तो देखे ही होंगे किस तरह से audited होता है, नहीं होता है। What is the prescribed form for annual return?
फॉर्म क्या होता है? द एनुअल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन जीएसटीआर 9, पॉइंट टू बी नोटेड। जीएसटीआर 9 थ्रू कॉमन पोर्टल। आपको जाना कहाँ है? कॉमन पोर्टल में जाना है। ये देखो कॉमन पोर्टल, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है ना अलग अलग फॉर्म यहाँ पर, जीएसटीआर 3B 1, जीएसटीआर 5, 6, 8, 3B, ठीक है। इस तरह से आपको जीएसटीआर 9 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जीएसटीआर 9 के तहत आपको भरना पड़ता है, जीएसटीआर 9 के तहत, जीएसटीआर 9 थ्रू द कॉमन पोर्टल। कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लायर के लिए, कॉम्पोजिशन स्कीम वाले कौन होते हैं सर? मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, इसके बारे में मेरा कॉम्पोजिशन का पूरा क्लास लेके रखा है सर। जिनका मिस है मैं उनको बाद में शेयर कर लूंगा, अगर बाई चांस मिस है कॉम्पोजिशन स्कीम तो, ठीक है। ऐसे कॉम्पोजिशन वाले के लिए नोट्स है, देखो आप, जब सबके पास ही होगा, अगर किसी के पास नहीं है तो उनका क्लास बाद में मैं शेयर करूंगा। कॉम्पोजिशन स्कीम इज ए सिंपल एंड ईजी स्कीम अंडर जीएसटी। मैं जैसे एक बार याद दिला रहा हूँ, स्मॉल टैक्स पेयर्स कैन गेट टीडीएस जीएसटी फॉर्मेलिटीज। जो लोग थोड़ा स्मॉल लेवल ऑफ टैक्स पेयर्स है उनको इतना ज्यादा जीएसटी फॉर्मेलिटीज के अंदर नहीं पड़ना चाहिए, एंड पे जीएसटी एट फिक्स रेट ऑफ टर्नओवर। उनको अपने टर्नओवर के ऊपर फिक्स रेट में जीएसटी देना पड़ता है। दिस स्कीम कैन बी ऑप्टेड बाय एनी टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, 1.5 करोड़ से जिनका टर्नओवर कम है, वो लोग इस तरह का कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। और यही 1.5 करोड़ अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के केस में देख लो, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब आप लोग जानते हो सर, 7 सिस्टर्स जो है हमारा, ठीक है, मतलब मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, अरुणाचल, ठीक है, नागालैंड, आसाम, ठीक है। इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमाचल प्रदेश द टाइम लिमिट इज नाउ 75 लाख, बाकी लोगों के लिए 1.5 करोड़, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको ये कॉम्पोजिशन के क्लास में भी बोला था, फिर से मैं बोल दूंगा बाद में, बस यही मैं आपको बताना था। इसमें इस तरह का कॉम्पोजिशन स्कीम वाले के लिए ऐसे रेट होता है सर। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब कुछ प्रोडक्ट का बिजनेस करने में आपको कॉम्पोजिशन कभी नहीं मिलेगा, उसका भी एक डेटा है यहाँ पर, ये देखो। हु कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम? मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, ठीक है, इनको नहीं मिलता है सर। आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको वाले को नहीं मिलता है। पर्सन्स मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज, इनको नहीं मिलता। मतलब जो स्टेट चेंज करके बिजनेस करता है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, उनको नहीं मिलेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को नहीं मिलेगा। बिजनेस विच सप्लाई गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, उनको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे नॉर्मली क्या सीजीएसटी 0.5, CGST 0.5, SGST 0.5, मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स के लिए 1%, रेस्टोरेंट नॉन सर्विंग अल्कोहल 2.5, 2.5, 5%, अदर सर्विस प्रोवाइडर 3, 6%। इस तरह से होता है। डिटेल्स अगर किसी का नहीं, जिन लोगों ने पढ़ के रखा उनको पता है, इनके पास नहीं है उनको मैं नोट शेयर करूंगा, और बाद में जब मैं फिर से क्लास में करवाऊंगा तब मैं फिर से आपको कॉम्पोजिशन के बारे में बात करूंगा। बेसिकली अभी क्या याद रखना है सर, कॉम्पोजिशन स्कीम, अगर आप कॉम्पोजिशन सप्लायर हो तो फिर आपके लिए कौन सा फॉर्म लग जाएगा? जीएसटीआर 9 है। बोलो सर, बात समझ में आया? नॉर्मल रेगुलर वालों के लिए जीएसटीआर 9 थ्रू कॉमन पोर्टल, एंड कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लायर के केस में जीएसटीआर 9A। हेलो, जा रहा है कि नहीं? है दादा। ओके, ठीक है सर। अच्छा देखो, फाइनल रिटर्न, अब बात करेंगे फाइनल रिटर्न। अब फाइनल रिटर्न क्या है? अरे सर गलती वगैरह सुधार के फाइनल रिटर्न सबमिट करना पड़ता है। सेक्शन 45 रूल 81 सीजीएसटी रूल के अंदर फाइनल रिटर्न के बारे में कहा गया है। हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश फाइनल रिटर्न? सवाल यही है सर। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड, जिसको जरूरत है, फर्निश अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सरेंडर्ड, जिसका रजिस्ट्रेशन सरेंडर हो चुका था और कैंसिल्ड हो चुका था, इज रिक्वायर्ड टू फाइल ए फाइनल रिटर्न, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली। कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है सर? जीएसटीआर 10 थ्रू दी कॉमन पोर्टल। याद रखिएगा सर। इसका टाइम लिमिट कुछ है क्या? यस, द फाइनल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड विद इन 3 मंथ्स ऑफ दी, जिस दिन आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा उसके 3 महीने के अंदर, या फिर डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन से 3 महीने के अंदर, या तो डेट ऑफ कैंसिलेशन या तो डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, जो पहले हो, जो बाद में होगा, जो बाद में होगा। समझ में आ रहा है सर? हेलो, समझ आ रहा है ना? ओके सर, सॉरी सर बोलो सर। एनुअल और फाइनल का सिर्फ एक डिफरेंस पॉइंट थोड़ा क्लैरिफाई कर देते तो। एनुअल और एनुअल सभी को भरना पड़ता है, फाइनल किसको भरना पड़ेगा? जिस
आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर्ड हो चुका है, सपोज आपने अपना रजिस्ट्रेशन को सरेंडर कर चुके थे अथॉरिटी के पास, जीएसटी अथॉरिटी के पास आपने अपना जीएसटी सरेंडर कर चुके थे, या फिर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका था, तब आपको फाइनल रिटर्न भरना पड़ता है। डेट ऑफ कैंसिलेशन किसका क्या कैंसिलेशन, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन, ठीक है, या फिर डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, ठीक है, इन दोनों में से जो बाद में होगा उसके 3 महीने के अंदर आपको फाइनल रिटर्न भरना पड़ेगा। मतलब आप फिर से जीएसटी मतलब रिटर्न भरना चाहते हो, कैंसिल हो गया था उसके बाद, ठीक है, तो फाइनल रिटर्न इन्हें भरना पड़ता है, जिनका कैंसिल हो चुका था या जो सरेंडर कर चुका था। और एनुअल रिटर्न उसको सभी को भरना पड़ता है, एक्सेप्शनल कुछ दिया हुआ है आपके लिए। बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, सिंपल है। जिसका कैंसिल हो चुका था रजिस्ट्रेशन या फिर कैंसिलेशन का ऑर्डर आया था, दोनों में से जो बाद में हुआ है उससे 3 महीने के अंदर अगर आप रिटर्न भरना चाहते हो तो आपको फाइनल रिटर्न भरना पड़ेगा। सिंपल। ओके। डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑफ पर्संस हैविंग यूआईएन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, ये यूआईएन एक स्पेशल नंबर होता है, जैसे YDR होता है ना, ये तो आपको एक पता चला YDR, वैसे एक होता है यूआईएन। Unique identification number, special class of GST registration for foreign diplomatic missions and embassies that are not liable to taxes in the Indian territory। तो स्पेशली आप समझ रहे हो ना, जो फॉरेन एम्बेसीज में रहते हैं, डिप्लोमेट जो होते हैं, ठीक है, इस तरह के लोगों के लिए ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है इसको दिया जाता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नॉर्मली ये देखो सीबीआईसी के साइड में इसके बारे में बोला है। आप थोड़ा डिटेल्स देखना चाहते हो, ये देखो प्रेस रिलीज था, complaints have been received from foreign diplomatic missions, United Nations organizations regarding unwillingness of vendors, suppliers, e-commerce website to record the UIN file making sales to such embassies, missions, consulates or United Nations organizations। Unique identification number एक 15-digit unique number allotted to any specialized agency of the UNO, United Nations organizations or any multilateral financial institutions and organizations notified under the United Nations Privileges and Immunities Act 1947, consulate of embassy or foreign countries। First two digit of the UIN denotes state code where such entity is located। ओके, मतलब जिस पर्टिकुलर स्टेट में यूनाइटेड नेशन से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी यूनिट रहता है, उनको जो भी सेल किया जाता है या उनके साथ जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनके लिए बनाया जाता है ये UIN नंबर। समझ में आ रहा है सर? When UIN is issued for claiming refund of taxes paid on inward supplies, UIN is issued for claiming refund of taxes paid on inward supplies. Such persons shall furnish the details of the inward supplies of taxable goods or service on which refund of taxes has been claimed in form GST 11 along with application of such refund claim। ठीक है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो बेसिकली फॉरेन डिप्लोमेट्स, फॉरेन एम्बेसीज में जो जिनका सप्लाईज वगैरह होता है, इनको दिया जाता है। When UIN is issued for purpose other than refund of taxes paid, such persons shall furnish the details of inward supplies, ठीक है, मतलब जो भी परचेस उन्होंने किया था ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस एज में बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ऑफिसर इन फॉर्म GSTR 11। इसके लिए आपको कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ेगा? GSTR 11 फॉर्म यूज करना पड़ेगा। बोलो सर, बात समझ में आया? अगर आप UIN के बारे में थोड़ा और डिटेल्स जानना चाहते हो तो ये CBIC के साइट में जाके अब ये वाला डिटेल्स निकाल के और थोड़ा ज़्यादा जान सकते हो। बोलो सर, समझ में आया? देखो, following organizations can apply for UIN: specialized agency of the UNO, multilateral financial institution and organization notified under the United Nations, consulate or embassy of foreign countries, any other person or class of persons as notified by the commissioner। UIN का पर्पस क्या है, ये नोट्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। Organizations listed above will be granted a unique identification number। The UIN allows the body to receive a tax refund on inward supplies of goods and services that is purchases। जो भी परचेस करेगा उनके अगर कुछ भी रिफंड वगैरह होता है तो वो उनको मिल जाता है, अगर उनके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है तो। ये GST के साथ UIN का एक बेसिक डिफरेंस है। GST and UIN are two different types of identification numbers under GST। Goods and service tax identification number is allotted to regular taxpayers who are required to collect GST and file GST returns। In contrast, UIN is allotted to only organizations mentioned above। समझ में आया सर?
ये लोग जो भी परचेस करेगा उनके बदले में उनको टैक्स रिफंड मिलता है। किसको? यूनाइटेड मतलब जो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का जो एजेंसी स्पेशलाइज एजेंसी है, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइड अंडर द यूनाइटेड नेशंस, जो इंडिया में किसी स्टेट्स में या किसी भी स्टेट्स में बिलोंग करते हैं, कॉन्सुलेट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज एंड एनी अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन, अगर कमिश्नर ने बोला तो उनके लिए। बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, अरे बोलो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। मैं तो आपको सीबीएसई के साइट में ही नोट्स को बताया, मैं बाद में नोट्स शेयर भी कर लूंगा आप लोगों से। बोलो सर बोलो, क्लियर है कि नहीं है? यूआईएन है अरे दादा। है सर। ओके, तो जीएसटी 11 अगर मतलब टैक्स रिफंड छोड़ के अगर किसी दूसरे पर्पस में आप यूआईएन इश्यूज करते हो तो फिर आपको जीएसटी 11 के थ्रू से करना पड़ेगा। सर अगर आप फर्निशिंग रिटर्न करने में डिफॉल्ट करते हो या डिले करते हो, पॉइंट टू बी नोटेड सर, सेक्शन 46 एंड 47 ऑफ सीजीएसटी एक्ट आपके इसके बारे में बताते हैं। अगर आप रिटर्न फर्निश करने में डिफॉल्ट करते हो या डिले करते हो तो आपके साथ क्या होगा? देख लो सर क्या होगा आपके साथ। सर वही होगा जो जीएसटी खुदा बोलेगा, जीएसटी खुदा मतलब जीएसटी काउंसिल। तो नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर, सबसे बाद अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो नोटिस भेजा जाएगा आपको। सेक्शन 46 read rule 68 of the CGST rules. Okay, a notice is prescribed form in issued electronically to a registered persons who fails to furnish return under section 39 normal return or section 44 annual return और सेक्शन 45 फाइनल रिटर्न। समझ में आया सर? सेक्शन 39 आपको नॉर्मल रिटर्न के बारे में बात करता है, जिसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा किए थे। अगर किसी का लास्ट क्लास मिस है तो प्लीज गो थ्रू लास्ट क्लास। एंड सेक्शन 39 के तहत किस तरह का नॉर्मल रिटर्न के बारे में क्या क्या बात हो सकता है हम लोगों ने चर्चा करके रखा है। ठीक है, तो सेक्शन 39 नॉर्मल रिटर्न, सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न एंड सेक्शन 45 फाइनल रिटर्न एंड सेक्शन 52 टीसीएस स्टेटमेंट्स, मतलब जिनका टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स वगैरह रहता है उनके लिए। द नोटिस रिक्वायर्स द रजिस्टर्ड पर्सन्स टू फर्निश द रिटर्न विद इन 15 डेज। क्या नोटिस बताएगा? 15 दिन के अंदर आप रिटर्न जमा करो। बात समझ में आया सर? डिफॉल्टर को नोटिस देने के बारे में सीजीएसटी रूल क्या कहता है समझ में आ गया ना? अब लेट फीस के बारे में भी जान लो। लेट फीस लिवाइड डिले इन फाइलिंग रिटर्न, जितना देरी करोगे उसके हिसाब से आपको फाइन भी चार्ज करेगा, वो भी सेक्शन 47 के तहत। सेक्शन 47 ऑफ सीजीएसटी एक्ट आपको फाइन भी लगाएगा। क्या फाइन लगाता है? डिले इन फाइलिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग बाय द रेस्पेक्टिव ड्यू डेट्स अट्रैक्ट्स लेट फी। आप लोगों को तो पता ही है ड्यू डेट हर चीज का, ठीक है, जिसका लिस्ट मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पूरा बताया था। स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, सेक्शन 37। रिटर्न्स किस किस केस में लग सकता है लेट फी? अगर आप आउटवर्ड सप्लाईज का स्टेटमेंट जमा करने के भूल जाते हो सेक्शन 37 के तहत, जितना देरी करोगे फाइन लगेगा। रिटर्न सेक्शन 39, फाइनल रिटर्न सेक्शन 45, तीनों में से किसी भी केस में आप देरी करते हो तो आपको लेट फाइन भरना पड़ता है सर। समझ में आ रहा है ना सर? आउटवर्ड सप्लाईज का स्टेटमेंट जमा करने में भूलते हो, देरी करते हो, लेट फी दे दो 37 के हिसाब से। रिटर्न जमा करने में भूलते हो सेक्शन 39, फाइनल रिटर्न जमा करने में देरी करते हो 45, आपको हर केस में रिटर्न भरना पड़ेगा, सॉरी लेट फी भरना पड़ेगा। सर लेट फी का क्वांटम क्या है? ये तो इंपॉर्टेंट है सर। इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ है, किसमें फाइन लगता है किसमें फाइन नहीं लगता ये भी तो आपको पता होना चाहिए। 100 फॉर एवरी डे, 100 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज। जितना दिन का देरी रहेगा हर दिन का 100 रुपया लगता है, या फिर मैक्सिमम 5000, इनमें से जो लोअर होगा। बात समझ में आया सर? हर दिन 100 या फिर 5000, दोनों में से जो कम होगा, मतलब मैक्सिमम 5000 हो सकता है। ठीक है ना? बोलो कितना फाइन भरना पड़ेगा, समझ में आया? लेट फी। सर हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। हाँ सर, थैंक यू। ओके सर, अब बात करेंगे एनुअल रिटर्न का लेट फी। ठीक है, लेट फी इज लिवाइड फॉर डिले इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न। ओके, ये एनुअल रिटर्न सेक्शन 44, जिसके बारे में आज स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात किया। ये रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश, सभी को तो भरना पड़ता है,
एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44 बाय द डेट इज रिकॉर्ड, मतलब फॉर्म नंबर 9 पे है ना, जीएसटीआर 9 सेक्शन 44 के तहत भरना पड़ता है। अगर उनको देरी होता है फॉर्म भरने में 31 दिसंबर के अंदर अगर वो देरी करता है तो लेट फी क्या है 100 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज, और 0.25% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन इन द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। इस पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में उनका बिजनेस होता है, उनका जो भी टर्नओवर होगा उसका 0.25%, टर्नओवर का 0.25%। एनुअल टर्नओवर एनुअल होता है, हाँ सर, टर्नओवर नॉर्मली एनुअली माना जाता है, टर्नओवर मतलब एनुअल, एनुअल टर्नओवर का 0.25% या फिर 100 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग व्हिच सच फेलियर कंटिन्यूज। लेकिन सर दोनों में से जो लोअर होगा, ओके, टर्नओवर का 0.25% एंड 100 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग व्हिच सच फेलियर कंटिन्यूज, दोनों में से जो लोअर होगा। ये एनुअल रिटर्न फाइल करने में देरी करने का सजा है। बोलो सर, सजा मंजूर है कि नहीं है? सर मंजूरी तो ये टैक्स लॉज है, यहाँ पर आपका मंजूरी कोई देखता नहीं है, जो बोला गया है वो फॉलो करना पड़ता है। बोलो सर, समझ आया? हेलो, लेट फी का केस क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। ओके सर, एक सेकेंड सर, ये सर्दी ना मेरा जान लेके छोड़ेगा। ओके, अच्छा, इट मे बी नोटेड दैट द लेट फी पेबल बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन for delayed filing of a return and annual return, okay, as mentioned above is with reference to only CGST Act। यहाँ पर हम लोगों ने जो बात किया ना सब CGST Act के हिसाब से कहा। सिमिलरली इक्वल अमाउंट ऑफ लेट फी आपको SGST या UTGST के हिसाब से भी भरना पड़ सकता है। हम लोगों ने जो बात बोला वो सब CGST के हिसाब से बोला। इक्वल अमाउंट ऑफ लेट फी वुड बी पेबल बाय सच पर्सन अंडर द रेस्पेक्टिव SGST और UTGST। आपको दोनों के लिए, जैसे आपको जब आपको जीएसटी पेमेंट करना होता है तो आप दोनों जीएसटी पेमेंट करते हो ना, सीजीएसटी भी पेमेंट करते हो, एसजीएसटी भी पेमेंट करते हो, है ना। सिमिलरली फाइन भरने के टाइम पे भी आपको दोनों जगह में भरना पड़ेगा, सिमिलर कॉन्सेप्ट में, ठीक है, ये बात याद रखिएगा सर। ओके, नाउ गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स, सेक्शन 48। आखिर हम लोग पहुंच गए वो वाला एक जगह में, इसके बारे में हम लोग बात तब से कर रहे हैं सर, कैसे बनते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर्स। आप लोग देख पा रहे हो ना सर, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स कौन कौन बन सकता है जीएसटी प्रैक्टिशनर? सर आप में से आई होप सभी को मन होगा जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने का। इन फ्यूचर में अच्छा खासा फ्यूचर है, जीएसटी का काम करके भी मजा आता है, अच्छा अर्निंग और करियर भी बन सकता है ना सर। तो क्या बनना चाहोगे सर? चलो सर, बनना चाहो ना चाहो मतलब तो जानना ही पड़ेगा। Section 48 provides for authorization of eligible persons to act as approved goods and service tax practitioners। इनको हम लोग बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं? GSTP। क्या बोलते हैं सर? GSTP। हाउ टू बिकम अ GSTP मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स या GST प्रैक्टिशनर। A registered persons may authorize an approved GSTP to furnish information on his behalf to the government। मतलब अगर आप मानोगे एक बिजनेस की, आप बेसिकली कौन बन रहे हो? आप GSTP बन सकते हो, किसके बिहाफ में? टैक्स पेयर्स के बिहाफ में, ठीक है। टैक्स पेयर्स का जो भी काम है अब उनके बिहाफ में काम कर सकते हो। ये कौन चूज करेगा? टैक्स पेयर चूज करेगा आपको, ठीक है। द मैनर ऑफ अप्रूवल ऑफ जीएसटीपी, उनका एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, मैनर ऑफ रिमूवल एंड अदर कंडीशंस रेलेवेंट फॉर देयर फंक्शनिंग हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 83, 83A, 84 एंड सीजीएसटी रूल में बोला गया है। जीएसटीएन मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। जीएसटीएन मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। सर ये जीएसटीएन कौन होता है? सर आप लोग ये देख पा रहे हो सर, ये जीएसटी पोर्टल दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? हेलो, आप लोगों को जीएसटी पोर्टल दिख रहा है ना? क्या रे, आप लोगों को मेरा मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है ना? ओके, तो ये जो जीएसटी का जो पोर्टल आपको दिखाई दे रहा है, ये जीएसटी पोर्टल का जो भी सर्विसेज वगैरह होता है ना, ये सारा का सारा चीज हैंडल करने का काम होता है जीएसटीएन, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क का। अब यही बात है सर, यहीं पर मेन पॉइंट है। जीएसटीएन प्रोवाइड सेपरेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू जीएसटीपी। जीएसटीएन सेपरेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड किसको देता है? जीएसटीपी। टू एनेबल हिम टू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट विदाउट आस्किंग फॉर देयर यूजर आईडी।
जैसे क्लाइंट का भी अपना मतलब जो रजिस्टर्ड जीएसटी बिजनेसमैन होता है उनका भी अपना आईडी होता है, वो भी एज ए टैक्स पेयर रजिस्टर्ड करता है, वैसे ही जीएसटीपी भी अपना रजिस्टर्ड बनाते हैं। लेकिन उसके लिए उसको जीएसटीपी का मतलब कोई मतलब बिजनेसमैन का मतलब जो रजिस्टर्ड बिजनेसमैन उनका आईडी पासवर्ड जरूरत नहीं है, जीएसटीपी अपने रजिस्टर्ड आईडी से काम कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर्स एज अलाउड अंडर जीएसटी लॉ। मतलब आपके बिहाफ में कोई जीएसटीपी मतलब किसी बिजनेसमैन के बिहाफ में कोई जीएसटीपी उनका पूरा का पूरा अकाउंट का हैंडल कर सकते हैं। क्या करता है बताऊंगा सर, जीएसटीपी का काम क्या है, एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर आपको करना क्या पड़ता है, वही तो सारा चीज बात करना है अभी अगला 10-15 मिनट। A taxpayer may choose a different GSTP by simply unselecting the previous one and then choosing a new GSTP on the GST portal. GST पोर्टल में जाके टैक्स पेयर्स अपने हिसाब से चूज कर सकता है, ठीक है, कि भाई मैं पहले इसके साथ था, इस बार मैं इसके साथ जाऊंगा। वो टैक्स पेयर्स का इंडिपेंडेंसी है कि वो चूज कर सकता है। सर कैसे होता है एक बार दिखाओ ना। चलो देखो सर, सर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखो तो टैक्स पेयर्स रजिस्टर्ड नाउ, फाइंड ए जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, GST practitioners registered now, find a taxpayers। हेलो देख रहा है सर, GST practitioners एंड taxpayers दोनों का डेटा दिखाई दे रहा है ना। हाँ सर। तो अगर आप टैक्स पेयर्स होते हो तो आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड नाम में जाके क्या करना पड़ेगा, टैक्स पेयर बनना पड़ेगा, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स, जैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हो। ओहो मैं फिर से बाहर निकल आया, एक सेकेंड से जीएसटी पोर्टल में जाना पड़ेगा। सिमिलरली जीएसटी प्रैक्टिशनर्स को भी रजिस्टर करना पड़ता है इस तरह से, न्यू रजिस्ट्रेशंस, ठीक है। सिमिलरली ऐसे फॉर्म फिलअप करना पड़ता है तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलता है, लेकिन उसके बाद उनको एक एग्जाम भी क्रैक करना पड़ता है, तभी जाके वो बन पाएगा। मैं आपको बताता हूँ आगे आगे क्या करना होगा। न्यू जीएसटीपी और जीएसटी पोर्टल में जाके चूज होता है। तो जैसे टैक्स पेयर्स जीएसटीपी को ढूंढता है, जीएसटीपी भी टैक्स पेयर्स को ढूंढता है, नॉर्मल बात है ना सर। डॉक्टर पेशेंट को ढूंढता है, पेशेंट डॉक्टर को ढूंढता है, ठीक है। टीचर स्टूडेंट्स को ढूंढता है, स्टूडेंट्स भी टीचर को ढूंढता है, नॉर्मल बात है, ठीक है। माँ बाप अपने बच्चे को ढूंढता है, बच्चा भी अपने माँ बाप को ढूंढता है, नॉर्मल बात है, ये एक रिलेशन की बात है सर। तो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड फॉर मेकिंग एप्लीकेशंस फॉर एनरोलमेंट एज जीएसटीपी, सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट, शो कॉज नोटिस फॉर डिस्क्वालिफिकेशंस, ये सब अलग बात हो जाता है। एप्लीकेशन रिजेक्शंस भी हो सकता है। लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड जीएसटीपीज, ऑथराइजेशंस लेटर एंड विथड्रॉल ऑफ ऑथराइजेशंस। जीएसटीपी एनरोल्ड इन एनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी शैल बी ट्रीटेड एज एनरोल्ड इन दिस अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। कोई भी एक स्टेट में अगर आप जीएसटी बन जाते हो तो आप दूसरे स्टेट्स में भी एनरोल कर सकते हो। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहले तो ये जान लो, क्या हम बन सकते हैं सर। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जीएसटीपी हैज बीन एक्सप्लेन्ड। देखो डायग्राम से ही बोला गया है। ए पर्सन हु इज what, who is an Indian citizen, who is an Indian citizen, person of sound mind, आप पागल नहीं होना चाहिए, not adjudicated as insolvent, आपके बारे में कोई इंसॉल्वेंसी का केस वगैरह नहीं चल रहा होगा, आपको इंसॉल्वेंट कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया होगा, ऐसे केस चल सकता है, बट कोर्ट जब डिक्लेयर कर देगा कि ये इंसान बैंकरप्टेड है, इंसॉल्वेंट है, ठीक है, तो तब तक तो आप कुछ नहीं कर सकते। नॉट बीन कन्विक्टेड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, कोई कोर्ट ने आपको अभी तक ये नहीं बोला मतलब कि भाई ये कन्विक्टेड है, इनको दोषी करार दिया गया, जैसे हिंदी फिल्म में दिखाता है ना सर कि इनको दोषी मानते हैं, ठीक है। नॉट बीन कन्विक्टेड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट मतलब बेसिकली आप साउंड माइंड होना चाहिए, आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आप इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, आपको कन्विक्शन मतलब किसी भी तरह का कन्विक्शन मतलब कन्विक्टेड नहीं किया गया है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू से, मतलब आपके ऊपर सारा का सारा चीजें एकदम क्लियर कट होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, किसी भी तरह का दाग नहीं लगना चाहिए, है ना, सर्फ एक्सेल जैसा होना चाहिए। समझ में आ रहा है सर, मतलब दाग अच्छा है बोलने से नहीं चलेगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। कौन बन सकता है, अब ये इसके साथ साथ प्लस, ये प्लस ये तो होना ही पड़ेगा, उसके साथ प्लस दिख रहा है ना सर ये प्लस साइन, registered officers of commercial tax department of any states government, CBIC, Central Board of Indirect Tax and Customs, during service under government had worked in a post not lower than the rank of group B, gazetted officer for a period greater than 2 years, ठीक है, मतलब ग्रुप बी से नीचे पोस्ट में काम नहीं करना चाहिए, ऐसा लोग चाहिए, और जो गेजेटेड ऑफिसर्स के पोस्ट में कम से कम 2 साल से भी ज्यादा टाइम तक काम किया है।
ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर, अरे सर जो हम लोग जाते हैं ना एज ए स्टूडेंट भी बहुत बार गेजेटेड ऑफिसर के पास जाते हैं जिनका साइन या स्टैंप लेके हम लोग इंस्टीट्यूट वगैरह में भरते हैं, ऐसा। एनरोल्ड एज एन सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर्स, जो अपने आप को सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर्स के हिसाब से बहुत दिनों से है टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर अंडर द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स लॉस, मतलब वैट के टाइम पे भी आप, सेल टैक्स के टाइम पे भी आप थे, फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 5 साल, कम से कम 5 साल से ज्यादा, 5 साल से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप 5 साल से ज्यादा देर तक सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर्स या टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर का काम कर रहे हैं अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स लॉस में, मतलब वैट के टाइम से काम करे आ रहे हैं, तो आप भी बन सकते हैं। हैज acquired एनी ऑफ द प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशंस, साथ में आपको ये बिलो क्वालिफिकेशंस भी चाहिए। क्या क्या देखो क्वालिफिकेशंस सर, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस हैविंग ए डिग्री इन कॉमर्स, किस में डिग्री चाहिए सर, कॉमर्स में, और किस में, लॉ में, मतलब कोई भी एक होगा तो चलेगा। बैंकिंग इंक्लूडिंग हायर ऑडिटिंग, बैंकिंग इंक्लूडिंग हायर ऑडिटिंग, ऑडिट मतलब आप समझ ही रहे हो सीए वगैरह, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बीबीए एमबीए टाइप्स, बिजनेस मैनेजमेंट अगेन वही बीबीए एमबीए टाइप्स फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। नॉर्मली कॉमर्स वाले लोग या लॉ वाले लोग कर सकता है। साथ में डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी चाहिए, साथ में नहीं, मतलब ये भी हो सकता है किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी का डिग्री भी चलेगा बाय एनी इंडियन यूनिवर्सिटी, डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी जिसको इंडियन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज करता है। अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी का डिग्री इंडियन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज करता है एज इक्विवेलेंट टू द डिग्री एग्जामिनेशन मेंशन्ड सब क्लॉज 1, मतलब आप कोई फॉरेन से डिग्री लेके आए हो बट वो फॉरेन डिग्री इंडियन यूनिवर्सिटी मानता है तो वो भी चलेगा। एनी अदर एग्जामिनेशन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल फॉर दिस पर्पस, अगर काउंसिल कोई और डिग्री को बताते हैं तो वो वाला डिग्री। एनी डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी इंडियन यूनिवर्सिटी एज इक्विवेलेंट टू द डिग्री एग्जामिनेशंस एंड हैज पास्ड द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ, सबसे ज्यादा लोग यही लोग काम करते हैं सर इस फील्ड में, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आई होप आपको समझ ही आ गया होगा सर कि इनके बिना तो पूरा का पूरा बिजनेस वर्ल्ड अंधा है सर, एकदम सर। ओके, व्हाट आर द एक्टिविटीज व्हिच कैन बी अंडरटेकन बाय ए GSTP? GSTP करता क्या है सर? सर फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज, आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज का जो डिटेल्स है वो फॉर्म के हिसाब से सबमिट करता है GST पोर्टल में। फर्निश मंथली, एनुअल और फाइनल रिटर्न, मेक डिपॉजिट फॉर क्रेडिट इनटू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर्स, furnish information for generation of e-waybill, furnish details of challan in prescribed form, file an applications for the amendment of cancellation enrollment under Rule 58, file an intimation to pay tax under the composition scheme, withdrawal from said scheme, अगर आप compositions में आना चाहते हो, compositions को withdrawal करना चाहते हो, जो भी काम है, फाइल ए क्लेम फॉर रिफंड, अगर किसी को कुछ क्लेम है तो क्लेम के लिए भी अप्लाई करना, फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट और कैंसिलेशंस, confirmations from registration registered person shall be shout, okay, and also अच्छा मतलब जो भी करेगा चाहे रिफंड हो या फिर कैंसिलेशंस, जो बिजनेस मतलब जो रजिस्टर्ड बिजनेस है उनका कंफर्मेशन जरूरी है, ठीक है, मतलब बिजनेस रजिस्टर्ड बिजनेसमैन के कंफर्मेशन के बिना कुछ नहीं होगा। अच्छा, ऑल्सो अलाउड टू अपीयर एज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बिफोर एनी ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट, मतलब आपके बिहाफ में सपोज कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के बिहाफ में GSTP जा सकते किसी ऑफिस के सामने, ऑफिसर्स के सामने, मतलब GST ऑफिसर्स या सेल टैक्स ऑफिसर्स, एपिलेट अथॉरिटी मतलब बेसिकली सेल टैक्स ऑफिसर्स या एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास, ऑन बिहाफ ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडेड ही इज एनरोल्ड एज GSTP अंडर रूल 83, अगर वो एज ए GSTP एनरोल्ड है तो। बात समझ रहे हो सर? कोई भी GST रिलेटेड केसेस हो, कोई भी GST रिलेटेड डिस्प्यूट हो, किसी ऑफिसर्स के सामने जाके बात करना हो, बिजनेसमैन के बिहाफ में जाके बात कर सकता है GSTP। समझ में आ रहा है सर GSTP क्या कर सकता है? बोलो। अरे हेलो सर, बोलो सर, GSTP क्या कर सकता है? समझ में आ रहा है ना? बहुत सारा रोल प्लेइंग है सर, ओनली GSTP का काम करके ही लोग थक जाते हैं, इतना काम होता है। Furnishing return through GSTP, when a registered person opts to furnish his return through GSTP, such registered persons gives his consent in prescribed form to any GSTP to prepare and furnish his return, ठीक है। Before confirming submission of any statement prepared by the GSTP, ensure that the facts mentioned in the return are true and correct. GSTP जो भी करेगा
रजिस्टर्ड बिजनेसमैन से पूछ के ही करेगा, कंफर्मेशन लेगा, और कंफर्मेशन में ये होना चाहिए किसकी तरफ से, रजिस्टर्ड बिजनेसमैन की तरफ से, कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है सब ट्रू एंड फेयर है, ठीक है, ट्रू है और करेक्ट है। ये कंफर्मेशन कलेक्ट करना किसका काम, ऑब्वियसली सर जीएसटीपी का काम है, बट कंफर्मेशन देना किसका काम, ऑब्वियसली रजिस्टर्ड बिजनेसमैन का है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, ये बात ध्यान रखिएगा। अदर पॉइंट्स पे थोड़ा ध्यान देख लेते सर, और क्या पॉइंट्स देख लेना चाहिए, चेक पॉइंट देख लो। Registered person gives his consent and authorities as GSTP in the prescribed form by listing the authority's activities in which he intends to authorize the GSTP. The GSTP accept the authorizations in part B of the same form. Same form का part B में authorizations होता है. The GSTP can undertake only such task as indicated in the prescribed form. The registered persons may at any time withdraw such authorizations. Registered persons किसी भी टाइम पे जो authorizations देता है ना GSTP को, वो किसी भी टाइम पे withdraw कर सकता है. Any statement furnished by the GSTP is made available to the registered persons on the common portal. For every statement furnished by the GSTP, a confirmation is sought from the registered persons over email or SMS. SMS या email के थ्रू से confirmations किया जाएगा. GSTP जो भी करेगा registered persons के पास उसका OTP आएगा, email आएगा, OTP confirm होगा, तभी जाके GSTP डिटेल सबमिट कर सकता है. आई होप यू अंडरस्टैंड सर क्या खेल चलता है. ऐसा नहीं कि आप GSTP को दे दिया और GSTP अपने मर्जी से करेगा, मर्जी आपका ही रहेगा, जीएसटीपी को बस एक आपके बिहाफ में काम करेगा, एजेंट की तरह. जीएसटीपी शुड प्रिपेयर ऑल स्टेटमेंट्स विद ड्यू डिलिजेंस एंड एफिक्स हिज डिजिटल सिग्नेचर. जीएसटीपी अपना डिजिटल सिग्नेचर भी डालेगा ऑन द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय हिम और इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई यूजिंग हिज क्रेडेंशियल्स. इफ द जीएसटीपी इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर जीएसटीपी किसी भी तरह का गिल्टी और मिसकंडक्ट होता है, हिज एनरोलमेंट विल बी लायबल टू बी कैंसल्ड. जीएसटीपी का लाइसेंस छीन लिया जाएगा, उनको सो कॉज नोटिस भी दिया जाएगा, वुड बी इश्यूड टू हिम. मतलब उसके लिए उनको आके जाके बात करना होगा, भाई क्या गलती कर लिया, क्यों कर लिया. एंड व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट एज जीएसटीपी. सर कैसे बनते हैं जीएसटीपी, समझ तो आ रहा है जीएसटीपी का काम, रोल ऑफ जीएसटीपी, जीएसटीपी का सब कुछ समझ में आ रहा है, बट बनते कैसे हैं देख लो. द प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट ऑफ जीएसटीपी हैज बीन डिपिक्टेड. An application in the prescribed form may be made electronically through the common GST portal. Enrollment as GSTP, ये जो मैं आपको तब से दिखा रहा हूँ. जीएसटी प्रैक्टिशनर्स रजिस्टर्ड नाउ, दिखाई दे रहा है ना सब, ठीक है. बस इसके थ्रू से जैसे जैसे प्रोसेस फॉलो करना होता है आपके सामने हो जाएगा, ठीक है. नाउ लेकिन सर द एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटिनाइज्ड एंड जीएसटीपी सर्टिफिकेट विल बी ग्रांटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म. सब कुछ देखने के बाद ही आपको दिया जाएगा, और आपने तो देखा कौन कौन बन सकता है. इन केस द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड तो प्रॉपर रीजंस भी आपको बताया जाएगा कि इस पर्टिकुलर रीजंस पे आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर्स का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है. The enrollment once done remains valid till it is cancelled. एक बार enrollment मिल जाए ना, जब तक कैंसिल नहीं होता तब तक वैलिड है. और एक बात, no persons enrolled as a GSTP is eligible to remain enrolled unless he passes such examination conducted at such period by नासिन. तो ये नासिन कौन है, आप लोग कभी नासिन के बारे में सुने हो? हाँ सर, नासिन क्या होता है पता है किसी को? सर दिखाई दे रहा है क्या नासिन का वेबसाइट? नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इंडिरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स. हेलो सर, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इंडिरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स. इनका एग्जाम देना पड़ता है सर, इनका एग्जाम देना पड़ता है. नो पर्सन एनरोल्ड एज अ जीएसटीपी इज एलिजिबल टू रिमेन एनरोल्ड अनलेस ही पासेस सच एग्जामिनेशन कंडक्टेड एट सच पीरियड्स बाय नासिन. बेसिकली जो जीएसटी आप लोग पढ़ रहे हो इसी तब क्वेश्चंस वगैरह होता है, नासिन का एग्जाम पास करना पड़ता है. एनी पर्सन हु हैज बीन एनरोल्ड एज जीएसटीपी बाय वर्च्यू ऑफ हिम बीइंग एनरोल्ड एज अ सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर्स or tax return preparer under the earlier indirect tax laws can remain enrolled only for a period of 30 months from the appointed date unless he passes the said examination within the said period of 30 months. अगर आप एग्जाम नहीं क्रैक करते हो पुराने रूल्स के साथ, अगर आप 5 साल से ज्यादा टाइम से आप सेल्स टैक्स प्रिपेयर हो, आप भैट में प्रिपेयर का काम करते थे, आपके लिए 30 महीने का टाइम है. 30 महीने के अंदर आपको एग्जाम पास कर लेना चाहिए. किसका एग्जाम? नासिन का एग्जाम. देखना चाहते हो कैसे होता है? चलो देख लो. सर दिखाई दे रहा है जीएसटीपी एंड सीबीएलआर एग्जाम? अरे देखो ब्लिंक कर रहा है, जीएसटीपी एंड सीबीएलआर एग्जाम. अरे दिख रहा है कि नहीं?
हेलो सर, आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो मैं दिखाना चाहता हूँ? है सर। अब क्लिक करो ना इसमें, ठीक है। आप भी जा सकते हो नासिन के साइड में। सर ये देखो सर क्या लिखा है, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स एग्जामिनेशन। ये कस्टम ब्रोकर का भी अलग एग्जाम होता है। आप लोग तो जानते हो जीएसटी कस्टम्स भाई भाई है, दोनों ही इंडायरेक्ट टैक्स में चलता है, ठीक है। अभी कस्टम्स के बारे में बाद में बात करेंगे। जीएसटीपी तो देख लो, जीएसटीपी जीएसटी प्रैक्टिशनर्स एग्जामिनेशन, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन जीएसटी एग्जामिनेशंस में बैठ सकता है नासिन के थ्रू से। एलिजिबल कैंडिडेट, स्टेप्स फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशंस। सर एलिजिबल कैंडिडेट कौन है, यहाँ पर लिखा है ओनली दोज जीएसटी प्रैक्टिशनर्स आर एलिजिबल टू लॉग इन हु क्वालिफाई द क्राइटेरिया specified at clause B of sub rule 1 of rule 83 of the CGST rule 2017 and whose enrollment on GST portal in terms of sub rules have already been approved as on 24th December 2019। मतलब जिसका एप्लीकेशन अप्रूवल हुआ है जीएसटी पोर्टल के साइड में, वही सिर्फ इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। समझ में आ रहा है साहब? जब तक वहां पर अप्रूवल नहीं मिलता है, जब तक यहाँ पर अप्रूवल नहीं मिलता है, तब तक आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं बनते हो। समझ में आया? अरे तो फिर आप समझ रहे हो ना, जीएसटी एग्जाम देने के लिए आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन से जरूरी है, कौन कौन बैठ सकता है, किनका रजिस्ट्रेशन लिया जाता है, और कौन नासिन के एग्जाम के लिए जा सकता है, ठीक है। तो नासिन के एग्जाम में बैठने के लिए भी आपको रेडी होना पड़ेगा। ऐसे देखो, जो लोग जीएसटी का पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें तो नासिन के एग्जाम वो बैठ के क्लियर आराम से कर सकता है सर। नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, इनके लिए आसान है। बट जरूरी नहीं कि हर कोई सीएमए करके आए, दूसरा कोई भी फील्ड से आ सकता है, ठीक है। आपको मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बताया, ठीक है। कोई भी कॉमर्स ग्रेजुएट, मैनेजमेंट ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट वो भी कर सकता है, ठीक है। तो बस आपको पहले अप्रूवल के लिए जाना पड़ेगा, अप्रूवल मिल जाए फिर नासिन का एग्जाम देना पड़ेगा और फिर प्रैक्टिशनर का काम स्टार्ट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑब्वियसली सर सबसे इंपॉर्टेंट है जीएसटी का नॉलेज इकट्ठा करना, ठीक है। जिस तरह से आप लोग जीएसटी पढ़ रहे हो, अगर इस तरह से आप लोग जीएसटी का नॉलेज इकट्ठा करते जाओगे तो एज ए प्रैक्टिशनर्स भी आप किसी कंपनी के बिहाफ में काम करो, खुद का प्रैक्टिस चालू करो, आप हर चीज कर सकते हो सर, एवरीथिंग यू कैन डू। आई होप कि सर जीएसटीपी के बारे में जो भी सवाल था आपके मन में क्लियर हुआ है। अरे हुआ है ना? क्या रे, हुआ कि नहीं हुआ? बोलो सर। है दादा। अच्छा सर, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोगों को घर में करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। ये रिटर्न के बेसिस में है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन है, ठीक है। ये 10 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अलग से भेज दूंगा, आप लोगों को घर में इसको, अच्छा इसका आंसर्स भी नीचे दिया हुआ है, आंसर्स एंड हिंट्स भी दिया हुआ है। लेकिन आपको क्या करना है, आप पढ़ लो एक बार, ठीक है। आप लोग पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को बस इतना बताऊंगा कि ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आप मुझे मतलब उसको स्कैन करके मुझे शेयर करना, ठीक है। पहले आपको पढ़ना है, 10 क्वेश्चंस पढ़ना है पहले, ठीक है। रीड कर लो, फिर मैं आपको इस 10 क्वेश्चंस में से कोई भी 4 या 5 क्वेश्चंस मैं आपको एग्जाम के लिए बताऊंगा, ठीक है। इस 5-10 क्वेश्चन में से कोई भी 4-5 सब्जेक्टिव लेवल में ही बताऊंगा, पूछूंगा, ठीक है। साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव भी दे सकता हूँ, वो अलग बात, बट सर सब्जेक्टिव लेवल में ये क्वेश्चंस आपको पहले रेडी कर लो। आप रेडी करके इनमें से कोई भी 4-5 क्वेश्चंस मैं आपको एग्जाम के लिए बताऊंगा, तो आप लोग रेडी करके मुझे बताना कि सर रेडी हो गया। मैं कैसे मुझे पता चलेगा कि आप लोग रेडी कर लिए सर? जैसे आप लोग मुझे कॉपी में लिख के उसका नोट्स बना के आप जैसे उसका स्कैन कॉपी मेरे को भेजोगे ना, तो मुझे ये पता चल जाएगा भाई आप लोग पढ़ चुके हो। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको बताऊंगा कि अब इसका एग्जाम होगा, तो वो भी बता दूंगा कि आप एग्जाम दे के मेरे को, मतलब उस टाइम पे आपको क्या करना है, आप उसको एग्जाम दे के मेरे को सेंड करना है, ठीक है। बात समझ में आया सर? मतलब पहले मैं पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, फिर मैं टेस्ट के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टेस्ट दे दो। पहले प्रिपेयर करो 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे तो भी आपको छोटा छोटा क्वेश्चन का जवाब भी समझ में आ जाएगा। जिनका एमसीक्यू टाइप पैटर्न है उनके लिए भी बता रहा हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें भी आपको हेल्प होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको पता होता है ना, उसके लिए एमसीक्यू भी बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो आपको मैं एमसीक्यू भी बताऊंगा, सब्जेक्टिव करोगे तो एमसीक्यू भी आसान होगा, बिकॉज आपको अंदर का नॉलेज मिलेगा। आप डिटेल्स में पढ़ने के लिए आपको मजा भी आएगा और डिटेल्स पढ़ने से आपका एमसीक्यू भी स्ट्रांग बनेगा। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रहा है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना है घर में? हेलो।
हाँ सर। ओके मौसमी। दीक्षा, नंदिनी, प्रिया, बोलो। ज्योति, हाँ सर। समझ में आया ना क्या करना है? और आई यस होप सर। कि टॉपिक हाँ, क्लियर है सर। ना? जीएसटी रिटर्न टॉपिक क्लियर है? जीएसटीपी के बारे में क्लियर हुआ ना सबको? यस सर। हाँ सर। ठीक है, नोट्स तो मैंने शेयर करके रखा, बस क्वेश्चन प्रिपेयर करो। प्रिपेयर करके सारा का सारा लिख के स्कैन कॉपी मुझे शेयर करो, और फिर जैसे ही आप शेयर करोगे मैं समझ जाऊंगा कि आप प्रिपेयर हो, अब आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। मैं उसी में से आपको क्वेश्चन दूंगा, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो सकता है रिलेटेड ऑब्वियसली। ठीक है, तो फिर आज इतना ही रखूंगा सर, आज इतना ही रखूंगा। ओके सर, ठीक है सर, अगर कुछ सवाल है तो करो, अदरवाइज टाटा। हेलो, साक्षी सर दादा। ओके, कोई क्वेश्चन है तो करो, अदरवाइज बाय सर, टाटा। तो सर पार्ट वन का टेस्ट जैसा के लिए प्रिपेयर नहीं करना?